जी सभी को सादर स्वागत है हमारी सूक्ष्म विज्ञान की कक्षा में। हम कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसी नाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आज मैंने वैसे बेसिक कोर्स के लिए क्लास रखी है, लेकिन छात्रों की संख्या न्यूनतम है। या तो वो लोग इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि पराशरी जो सीख रहे हैं ना, उन्होंने सोचा बेसिक तो हमको क्लियर है। हाँ जी, ये कौन जुड़े हैं? भीमसेन शर्मा जी, आप कहाँ से जुड़े हैं भगवान? क्या आप अपना परिचय देंगे? भीमसेन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? हेलो जी, क्या आप अपना परिचय हाँ। देंगे? हाँ जी सर, नमस्कार आप। जी। नमस्कार जी। मैं फाजिलका पंजाब से हूँ। जी, तो हाँ जी। आपने प्रारंभिक कोर्स नहीं किया हुआ है? मैं प्रारंभिक नहीं किया जी। ओ, अच्छा जी। तो जी। क्या करें, तो नवीनतम तो एक ही विद्यार्थी है, मध्य में कोई जुड़े तो कैसे हो? क्या क्या करें, फिर शुरू से पढ़ाएं जी? चलो हाँ एक जी, शुरू रिवीजन का से। हाँ जी। रिवीजन कक्षा, ठीक है जी। हाँ चलो, जी, ठीक है जी। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वेद रूपी पुरुष का चक्षु है, यानी उसे वेद रूपी पुरुष का नेत्र कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। और इसके जो वेदांग ज्योतिष के जो जनक थे वो आचार्य लगत थे। ठीक है, अब इसका संक्षिप्त इतिहास ये है कि जो वेद रूपी पुरुष है उसके 6 अंग बताए गए हैं। उसमें से ज्योतिष को चक्षु का स्थान दिया गया है। और वेदांग ज्योतिष के जो प्रचार्य थे, आचार्य थे, इसके जो प्रणेता थे वो आचार्य लगत थे। अब ज्योतिष है क्या, यहाँ आप देख सकते हैं। जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 वेदांग हैं, वेदों के अंग कहे गए हैं। इसमें वेद रूपी पुरुष का जो नेत्र है उसको ज्योतिष कह दिया गया। ठीक है, वैसे सबको नाम दिए गए हैं, लेकिन हम फिलहाल ज्योतिष की चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा ज्योतिष को काल विधान शास्त्र भी कहते हैं, यानी जो काल की गणना के आधार पर समय के बारे में सूचना देता हो। ठीक है, काल निश्चित करता हो, समय निश्चित करता हो हर चीज का, जिसमें हम मुहूर्त भी पढ़ते हैं, होरा प्रकरण भी पढ़ते हैं। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया, वेद का निर्मल चक्षु। ठीक है, अब इसके क्या है, 3 स्कंद हैं ज्योतिष शास्त्र के। एक तो सिद्धांत, एक संहिता और एक होरा। सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत वह भाग है जहाँ खगोलीय पिंडों की गति का वर्णन है। आकाश में जो तारा पिंड है, ग्रह है, नक्षत्र है, उनकी गति का वर्णन है। पंचांग गणित का वह भाग है जहाँ गणनाओं की के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, जिसमें ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल, समय की गणना, प्रलय का मतलब सृष्टि के आदि से और प्रलय काल तक की जो घटना है उसकी गणना की गई है। ठीक है,
उसमें सौर है, सावन है, नक्षत्र आदि, मास आदि, काल, मानव प्रभेद, ग्रहों की स्थिति, ग्रहण, अयन, दक्षिणायन और वो होते हैं ना उत्तरायण, और पंचांग इत्यादि की गणना की जाती है। पंचांग के जो भाग है जैसे तिथि है, वार है, नक्षत्र है, ठीक है, इन सब की बारे में जो है उनकी गणना की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो एक तरह से ये कैलकुलेशन का भाग हो गया, सिद्धांत। आगे चलो। अच्छा, इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है गृह लाघव, मकरंद, ज्योतिष, गणित, सूर्य सिद्धांत इत्यादि इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। आ जाइए दूसरे स्कंद पर। किसका स्कंद पढ़ रहे हैं हम? ज्योतिष शास्त्र का द्वितीय स्कंद। जो दूसरा भाग है उसे मेदिनी शास्त्र या संहिता शास्त्र कहते हैं। मेदिनी में क्या होता है? जैसे भूकंप की घटना है, प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी, विश्व के युद्धों की जानकारी, विश्व संबंधी जो प्राकृतिक और घटनाएं हैं उनकी जानकारी, भूकंप की, कृषि की, वर्षा की। यहाँ देखिए, ज्योतिष का वह भाग जहाँ प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप है, सूखा है, मौसम है, कृषि है, वर्षा है, बाढ़ है, राष्ट्र की उन्नति अवनति, युद्ध इत्यादि का बारे में, मानव जीवन पे जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उसका वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। इसमें शगुन अपशगुन शास्त्र भी आता है। लक्षण परीक्षण, जैसे कि आपने देखा होगा, जो पक्षी होते हैं ना उनको पूर्वाभास होता है भूकंप होने का, सुनामी होने का, या कोई भी प्राकृतिक घटना आपदा आने का। तो ये शगुन अपशगुन शास्त्र में भी होता है। जैसे पक्षी चीखने लग जाते हैं पहले से ही, तो अगर पक्षी चीखते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता कि कुछ होने वाला है, पक्षी इधर से उधर भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं, ठीक है, इनको पूर्वाभास होता है। अब शगुन अपशगुन शास्त्र भी इसको, इसमें हम अध्ययन करते हैं। गणित को छोड़कर अंतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड इत्यादि की गति, स्थिति और तत्लोकों का वर्णन, प्राणियों की क्रिया विशेष द्वारा समस्त लोकों का समष्टिगत फलों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। इसे संहिता कहते हैं। और मेदिनी शास्त्र, मेदिनी सबसे टफ होता है। जो बहुत पहुंचा हुआ विद्वान होता है ना, तो वो मेदिनी ज्योतिष करता है। जैसे कि अब आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें बहुत आती हैं, अमेरिका डूब जाएगा इत्यादि। तो ये क्या मेदिनी ज्योतिष में पढ़ करके या कहीं इधर उधर से सुन के भी डाल देते हैं लोग। लेकिन जहाँ यहाँ खगोलीय घटनाओं की विशेष स्तर पर जानकारी है, कृषि है, भूकंप है, बाढ़ है, वर्षा है, या विश्व युद्ध है, या किस देश में क्या घटित होने वाला है, ये सब मेदिनी ज्योतिष का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसे संहिता शास्त्र भी कहते हैं। आते हैं हम तृतीय स्कंद पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम होरा शास्त्र भी कहते हैं, फलित शास्त्र भी कहते हैं, जिसका अध्ययन आप हमारी कक्षा में करेंगे। ठीक है, यह ज्योतिष का वह भाग है जहाँ व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर उसके भविष्य का फल कथन करना, उसके स्वभाव के बारे में बताना, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में विश्लेषण करना, इसे कुंडली ज्योतिष भी कहते हैं। इस प्रकार होरा स्कंद में जातक जातिका के जन्म काल पर आधारित भविष्यवाणी करता है। ठीक है, कुंडली की दशाएं हैं, ग्रहों की स्थिति है, गोचर है। अब गोचर में हम क्या देखते हैं? अब जैसे कि हम लगन कुंडली देखते हैं ना, वैसे ही हम गोचर कुंडली भी देखते हैं प्रति व्यक्ति की। तो उस गोचर कुंडली में हम देखते हैं कि भाई बृहस्पति यहाँ बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, यानी जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि जा रही है वहां स्थिति ठीक है। गोचर कुंडली की एक अलग स्टडी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि होरा स्कंद में हम क्या क्या देखते हैं? भाई जन्म काल पर आधारित भविष्यवाणी, उसकी दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर, मुहूर्त, प्रश्न आदि का विचार करते हैं। व्यक्तिगत फलादेश का वर्णन होता है। ठीक है, उसका और यहाँ तक कि जातक के बारे में हर तरह की जानकारी हम होरा स्कंद में या फलित शास्त्र के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उसका स्वभाव क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं। और इस स्कंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है बृहद जातकम, बृहद पाराशर, होरा शास्त्र, सारावली, जातक पारिजात, फल दीपिका, उत्तर कालामृत, जिसमें नक्षत्रों का भी वर्णन है। नक्षत्र पर आधारित जन्म के आधार पर हम उसके पूर्व जन्म और बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अपना नक्षत्र किसी को मत बताओ। उस नक्षत्र से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, उसके आने वाले जन्म को, उसके पीछे के जन्म को, बहुत सारी ऐसी अमुक घटनाओं की यथार्थ जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। लघु पाराशरी, जैमिनी सूत्र और प्रश्न मार्ग आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इस कक्षा में? होरा शास्त्र पढ़ेंगे, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, घटनाओं, उसके जीवन में घटने वाली दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर, ठीक है, ये सब चीजें। और उसके जो प्रमुख ग्रंथ को हमने लिया है वो पराशर होरा शास्त्र का ही भाग है, जिसे हमने लघु पराशरी के कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं ऋषि द्वारा कहे गए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार फलित पक्ष पर जहाँ विकसित नियम स्थापित किए जाते हैं वह होरा शास्त्र है। उदाहरण,
राशि है। होरा होरा कहते हैं जब हम धन के बारे में जानते हैं क्योंकि जीवन है तो धन भी चाहिए। अब धन के लिए हम होरा कुंडली बनाते हैं अलग से, जैसे लगन चार्ट होता है, चंद्र कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है, चलित भाव होता है, सुदर्शन होता है। ऐसी होरा कुंडली होती है। द्वेष कांड को देखते हैं, नवमांश को देखते हैं। नवमांश में हम पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के बारे में या विवाह के समय देखते हैं। चलित भाव में हम संधि में फंसे हुए ग्रहों के बारे में देखते हैं। द्वादश भाव में हम द्वादश भाव दिए गए हैं, यानी द्वादश भाव में संपूर्ण व्यक्ति के जीवन का चक्र चलता रहता है। ठीक है, उसका जन्म, उसका धन भाव, उसका पराक्रम भाव, उसका माता का भाव, घर भूमि मकान का भाव। ठीक है, फिर उसके बाद पंचम भाव आ गया संतान का, विद्या का। फिर छठा घर आ गया रोग रिपू शत्रु। फिर सप्तम भाव आ गया जाया भाव, पत्नी का भाव, पार्टनरशिप का भाव, व्यवसाय उसका, बिजनेस का भाव, बिजनेस में पार्टनरशिप का, मित्रों का भाव, सप्तम भाव। ठीक है, उसके बाद जो है अष्टम भाव आ गया। अष्टम भाव में हमारी गुप्त विद्याएं हैं, अष्टम भाव में रहस्य छिपे हुए हैं, अष्टम भाव में हमारे गुप्त शत्रु हैं, गुप्त रोग हैं। अष्टम भाव बहुत कुछ है, वो अपने आप में एक रहस्य है। नवम भाव पर चलते हैं। नवम भाव क्या है? धर्म का भाव है, आपके एंसिस्टर्स का भाव है, आपकी संतान की संतान का भाव है। ठीक है, पिता का भाव है। और दशम भाव को भी हम पिता के भाव में, पिता के कर्म के भाव में, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में हम चौथा भी देखते हैं और दशम भी देखते हैं और उसके कार्य क्षेत्र को भी देखते हैं। फिर 11वां भाव आपका लाभेश है, हर प्रकार का लाभ वहां से देखा जाएगा। प्राप्त हुए धन का लाभ, संतान से आपको लाभ होना है, किससे कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, लाभ हो सकता है, वो हम वहां से देखेंगे। फिर आपका 12वां घर है व्यक्ति का व्यय। जो व्यक्ति है वो किस प्रकार, या हमारी धार्मिक उसकी यात्राओं को भी दर्शाता है। हमारे जो है विदेश यात्रा को दर्शाता है। विदेश से हमें क्या लाभ होने वाले हैं वो दर्शाता है। और अगर वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है तो वो उस प्रकार से जैसे ग्रह बैठे होते हैं, तो वो हर भाव के हिसाब से फल होता है। हालांकि उसके भावों की व्याख्या हम आगे करते हैं। यहाँ पर क्या दिया, दिग्बल, ग्रहों का दिग्बल देखते हैं कि कितना बल मिला हुआ है। काल बल, चेष्टा बल, ग्रहों की धातु, द्रव्य, कारकत्व। भाई धातु मतलब ग्रह की, हर किस ग्रह की कौन सी दिशा है, कौन सी धातु है, कौन सा रंग है, कौन कौन से भाव के कारकत्व कौन कौन है। तो ये सारी चीजें हम इसमें होरा शास्त्र में पढ़ते हैं। अष्टक वर्ग है, दृष्टि बल है, आयु का योग, विवाह का योग, नाम का संयोग। ठीक है, अनिष्ट योग भी देखते हैं। स्त्रियों के जन्मफल, उसकी मृत्यु, नष्ट गर्भ के लक्षण इत्यादि, मतलब कि संतान होगी कितनी होंगी, लड़की होगी कि लड़का होगा। तो ये सारी चीजों का अध्ययन मतलब हम होरा शास्त्र में करते हैं। होरा का अर्थ होता है 1 घंटा। होरा का अगर हम देखें तो घंटा, जो मीनिंग होता है वो घंटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होरा शास्त्र से मतलब है वही कि जन्म समय इष्टकाल पर जो हमारा लगन चार्ट बनता है उस पर आधारित जो ग्रह नक्षत्र उस समय जब जन्म काल के समय बैठते हैं तो उसके आधार पर हम फलकथन जातक का करते हैं। अच्छा, एक चीज होता है कि भाई जब कुछ साउथ में तो ये मानते हैं कि जब व्यक्ति प्रथम जो जन्म काल के समय जब बालक का सिर निकलता है तो वो मतलब उत्तर भारत में तो हम कहेंगे कि वो उसका इष्टकाल मतलब जन्म समय माना जाएगा। अब साउथ में कहीं कह देते हैं कि भाई जो बच्चे ने जब प्रथम श्वास ली, कुछ विद्वानों में मतभेद है इस चीज को लेकर, कि जब बच्चे ने पहली सांस ली या वो पहली बार रोया तो वहां से हम जन्म काल को गिनते हैं। लेकिन क्या होता है, कुंडली जैसे भी बनाओ, प्रश्न कुंडली से देखो या आप जन्म कुंडली से देखो, लेकिन अगर आपके पास दृष्टि है तो ही आप देख पाएंगे, ये मेरा हमेशा कहना होता है। क्योंकि मैंने अपने अध्ययन में यही सीखा और मैं यही अपने छात्रों को बताती हूँ कि दृष्टि को हासिल करिए और वो आपको हासिल होगी अपने इष्ट की साधना करने से। वो आपको हासिल होगी सच्ची दृढ़ निष्ठा से और धर्म पथ पर चलने से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने इसका जो है तीनों जो स्कंद है उसको बता दिया। अब हम भावों को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, भावों का परिचय, भावों के नाम और भाव फल का विचार। तो हम भाव के परिचय को देख लेते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी। जी मैम। जी मैम। जी, रमा शर्मा जी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ आज हम भावों की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लीजिए काल पुरुष की कुंडली का, अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा। बहुत टफ नहीं है, जब आप 2-3 बार बनाएंगे ना आपको अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि जो छात्र यहाँ जुड़े हैं सीखने के पर्पज से जुड़े हैं, तो अपनी कलम चलानी शुरू कर दो। क्योंकि दो ही व्यक्ति एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो लिखने से नहीं बचते और जो अब स्वयं को साध लेते हैं। हमने कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा एक चित्र बना लेना है और इस तरह से हमने एक कुंडली का निर्माण करना सीख लिया। अब इसमें 12 भाव आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारे 12 भाव हो गए। अब ये भाव कुछ बताते हैं, व्यक्ति जातक के बारे में संपूर्ण परिचय देते हैं। एक जातक की कुंडली से हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यानी उसके माता, उसके भाई, उसके बहन, उसके संबंधी, उसके उसके हर चीज, उसका धन है, उसका यश है, उसका अपयश है, उसके सुख हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, XYZ होल। तो वो हम कैसे जान पाएंगे? जैसे अभी मैंने एक बात बताई कि एक तो आपके पास दृष्टि हो, आप स्वयं को साधें, और अध्ययन तो है ही विशेष, बिना अध्ययन के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब हम इन 12 भावों का अध्ययन करते हैं। इसको कहा गया है, जो मेष लगन की कुंडली होती है ना, ये तो अपने दिमाग में वैसे भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष मतलब समय भी कह सकते हैं आप, या भगवान विष्णु की कुंडली, जिसमें प्रथम भाव में मेष राशि आती है। तो पहले हम राशियों का परिचय जान लेते हैं, या भावों के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो भावों की जानकारी है। ये आप देख रहे हैं काल पुरुष की कुंडली आपको स्क्रीन पर दिख रही है। मेष राशि प्रथम भाव में आती है। ये हमारी काफी हेल्प करती है, जब हम हमें जल्दी से कोई चीज होता है, देखने की अलग अलग विधाएं हैं। मानो आपको नहीं दिख रहा, आपको लगन से नहीं दिख रहा, आपने काल पुरुष की कुंडली को दिमाग में बिठाया, आप रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से आप कैच कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, सबके समझने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर हमने देखा मेष राशि प्रथम भाव में आती है, जो व्यक्ति के मस्तिष्क को दर्शाती है। ठीक है। अब हर जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जैसे वृषभ राशि है, वृषभ राशि मुख को दर्शाती है। अब ये हम जब आगे अध्ययन करेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल हमने एक कालपुरुष की कुंडली बना ली। अब हम भावों की चर्चा कर लेते हैं। भावों की चर्चा में आप देख सकते हैं, 1 4 7 10 जो भाव हैं उसको हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। 1 5 9 जहाँ राशि पड़ी हुई है, एक जहाँ त्रिकोण बन जाता है, उसको हम त्रिकोण भाव कहेंगे। ठीक है। तो ये जो केंद्र है इसको हम विष्णु भाव कहते हैं, और जो ये त्रिकोण है इसको हम लक्ष्मी भाव कहते हैं। ठीक है। या फिर आप सामान्य शब्दों में केंद्र और त्रिकोण याद कर सकते हैं। 1 4 7 10 जो भाव हैं, यानी बीच का ये जो कॉलम है, बीच के ये जो चारों भाव हैं, ये क्या है? केंद्र। और त्रिकोण 1 5 9 हो गया। फिर त्रिक भाव कौन से हैं? त्रिक भाव से मतलब है जो हमने जन्म जन्मांतर के ऋण या कुछ पास्ट कार्मिक बैड अकाउंट्स है जो हमारे, उसका जो भाग है वो त्रिक भाव कहा गया है। जैसे कि छठा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, इसको हमने त्रिक भाव कह दिया। क्यों? अब इसको जब हम अपने धर्म बल को बढ़ाते हैं तो हम त्रिक त्रिक भाव से निमट लेते हैं। क्योंकि हमारा नेक्स्ट भाव जो है धर्म भाव है, 9वां भाव। तो अष्टम को जीतना है तो हम नवे नवे को बढ़ाएं, यानी अपने धर्म बल को बढ़ाएं। और रोग ऋण शत्रुओं के लिए भी क्या होता है कि शत्रुओं को तो क्षमा करते चलो। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, हालांकि भोगना तो सब पड़ता है, प्रारब्ध किल भुक्तव्यम, प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, और व्यक्ति कर्म भी प्रारब्ध के अधीन होकर ही कर पाता है। लेकिन फिर भी हम अपने कर्म कर्म को, ये कुंडली चार्ट हमें बताता है हम किस प्रकार के कर्म करके आए हैं। मानो मंगल किसी का बैड है, खराब है, नीच का है, या कह सकते हैं कमजोर है। अब मंगल का कमजोर होना ये दर्शाता है कि भाई भाई बहनों जो है कमजोर है, ताकत नहीं है भाई बहनों में, या तो है नहीं, है तो वो किसी काम के नहीं है। दूसरा ये भी दर्शाता है आपका रक्त बहुत कमजोर है।
मतलब चोट फेट लगने की संभावना रहती है ऐसे व्यक्ति को। तो जिसके ज्यादा चोटें लगती रहती हैं, मतलब कुछ थोड़े थोड़े टाइम बाद आप सुनते रहते हो, अरे भाई इसका तो एक्सीडेंट हो गया है, इसके तो हाथ हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई। तो जिसका मंगल कमजोर होता है उसे चोट फेट बहुत लगती है। जिसका मंगल कमजोर होता है, भाई का मामा का साथ नहीं मिलता, साथ मिलता भी है तो वो कहीं ना कहीं शत्रुता रूप में ही वो निभाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इनकी दृष्टियां पढ़ते हैं, तो हम उसी से जो है रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो इसलिए हमें इन भावों की बृहद जानकारी होनी चाहिए। तो हमने 12 भावों को जाना। हमने जाना 1 4 7 10 भाव केंद्र हैं, और 1 5 9 त्रिकोण है। और हमारे त्रिक भाव कौन से हैं? छठा, 8वां और 12वां भाव हमारे त्रिक भाव हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है, जो हमने पूर्व जन्म जन्मांतर के ऋण ऋण इकट्ठे कर रखे हैं, वो हम इस भाव से देखेंगे, छठे घर से। ठीक है। और रोग जो हमें किस प्रकार का जातक कोई रोग होगा, वो भी, इसके लिए भी हम छठे भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को हम देखेंगे उसकी गुप्त विद्या के लिए, उसकी गुप्त रहस्य को जानने के लिए, उसके गुप्त शत्रुओं को जानने के लिए, उसकी जो आगे की कुछ शिक्षा है उसके बारे में जानने के लिए, या बहुत सारी चीजें होती है। अकस्मात परिवर्तन का भी भाव है। ठीक है। अब 12वें घर को भी त्रिक भाव में, क्योंकि वो 12वां है, 12वां यानी अः व्यय भाव है, व्यक्ति का एक घर पीछे, कोई किसी भी घर का एक घर पीछे का भाव व्यय भाव है उसी का। मानो हमने लिया इसको, क्या कहते हैं, किसी भी भाव को आप ले लीजिए। अब इससे एक घर पीछे का भाव कौन सा हुआ? प्रथम भाव से एक घर पीछे का भाव 12वां भाव हुआ। यानी ये जातक के व्यय का भाव है। जातक की मृत्यु कैसे होगी? उसके घर में मृत्यु होगी कि बाहर मृत्यु होगी, या उसे अस्पताल की पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, या उसे विदेश यात्रा करनी है, या जेल जाना है, या किस तरह की स्थिति, व्यक्ति का व्यय किस प्रकार होगा, किस तरह से उसकी क्षति हो रही है, वो हम 12वें घर से देखेंगे। और उसी की क्षति नहीं, किसी का भी एक घर पहला, हम उस भाव की क्षति को देखते हैं। जैसे मैंने कहा, अष्टम क्या है? लगन का नाश है। अष्टम से, क्योंकि वो त्रिक भाव में आ गया, तो अष्टम की जब दशा चलेगी तो जातक को पीड़ा होगी, नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे, गुप्त शत्रु उभरेंगे, गुप्त रोग उभरेंगे, किसी किसी भी प्रकार की अकस्मात कोई घटना घट जाएगी, और उसके जीवन में अचानक से परिवर्तन आ जाएगा। और वहां अगर बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, तो बहुत तरह के बुरे बुरे परिवर्तन भी हो सकते हैं। लेकिन उस अष्टम को जीतने के लिए अपना धर्म बढ़ाना है। अब क्या है? उसका एक घर पीछे उसका व्यय है। किसी भी भाव का एक घर पीछे देख लो। जैसे हमने लगन का, किसी भी भाव का जो 12वां भाव बना, वो उसका व्यय हुआ। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा, ये आगे के अध्ययन का विषय है, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन 12 भावों के नाम पढ़ लेते हैं। तन धन सहज सुहत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय। और भी बहुत सारे नाम हैं, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तन यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके रूप, उसके रंग कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आभा मंडल कैसा है, वो किस तरह की आत्मा है, उस पूर्व जन्म में क्या रहा है, कैसी जीवात्मा, कैसा व्यक्ति था। तो वो हम लगन को ही देखते हैं, लगन ओवरऑल योर पर्सनैलिटी। ठीक है। दूसरा भाव धन भाव है। हालांकि शारीरिक अंगों को भी हम इन 12 भाव से देखते हैं, संबंधों को भी 12 भाव से देखते हैं, संबंधों के संबंधों को भी हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म व्याख्या मैं कर रही हूँ कि द्वितीय भाव धन का हो गया, भाई व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसे धन भी चाहिए, तो भगवान ने दूसरा भाव धन का भी दे दिया। बिना धन के जीवन में सरवाइव नहीं कर सकते। तीसरा भाव, केवल धन नहीं चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, बाहुबल भी चाहिए, ताकत भी चाहिए धन को सुरक्षित रखने के लिए और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए। तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव दे दिया, इसको हम सहज भाव, भाइयों का भी भाव है। ठीक है। चौथा भाव किस लिए दिया? भाई घर भी चाहिए रहने के लिए, मकान भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, माता का सुख भी चाहिए। बिना माता के व्यक्ति का जीवन देखो कैसा होता है। ठीक है। तो चौथा भाव सुख का दे दिया, सुख भी तो चाहिए ना जीवन में। तो तो अगर हम सुख किसी का देखेंगे तो हम चौथे से देखेंगे। ठीक है, चौथे पर दृष्टि संबंध किनका बन रहा है उसको देखेंगे। तो हमने देखा, प्रथम भाव तन का हो गया, दूसरा भाव व्यक्ति के धन का हो गया, तीसरा भाव उसके पराक्रम का, उसके भाइयों का हो गया। ठीक है। या उसके पड़ोसी को, या उसके बाहुबल को देखते हैं। ठीक है।
उसके बाद हम चौथे घर में चले गए। चौथे घर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि मकान है या माता का सुख है, भूमि है, भवन है। इस प्रकार से हम देखते हैं सुख का भाव है। पंचम में गए, संतान की ओर चले गए। हम संतान को देखेंगे, विद्या को देखेंगे। और संतान का, विद्या का ये भाव है पंचम भाव, सुत कहा गया है, सुत सुत नाम दिया गया है इसको। फिर छठा घर आ गए। छठा घर में जब हम जीवन जीते हैं तो जेलस भी होती है लोगों को। ठीक है। रोग भी उधर, क्योंकि भौतिक शरीर नाशवान है तो रोग भी होंगे, ऋण भी होंगे पिछले जन्म के जिसके लिए हमारा जन्म हुआ। और व्यक्ति आगे किस प्रकार के ऋण बना रहा है वो हम यहाँ से देखेंगे। लेकिन यहाँ बृहस्पति का बैठना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अगर यहाँ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को क्षमा कर देता है। और कर देना चाहिए शत्रुओं को वैसे भी क्षमा। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारे ऋण बनते जा रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे एक बच्चे ने एक बच्चे की डांट लगवा के उसकी डांट लगवा दी टीचर से। अब एक ने तो डांट लगवा दी, लेकिन उस बच्चे ने मन में गांठ पाल रखी है। अब उसने गांठ पाल रखी है तो किस जब मौका मिलेगा तो वो भी शिकायत लगा देगा। लेकिन अगर उसे मौका नहीं मिला तो उसने गांठ तो पाल ही रखी है, वो इस जन्म में नहीं, उस अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में वो ऋण पूरा होगा। ठीक है। क्यों होगा? मतलब वो, उसने गांठ पाल ली, उसने क्षमा नहीं किया। तो क्षमा नहीं किया तो कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो हम खुद उसके बंधन में है पहले। ठीक है। वो तो बंधन में है या नहीं, लेकिन आप बंधन मुक्त नहीं हुए, इसलिए बेहतर है कि क्षमा करते चलो, छोड़ते चलो चीजों को। ठीक है। तो यहाँ बृहस्पति का बैठना इसलिए शुभ माना गया है। वैसे बृहस्पति को कहते हैं यहाँ बैठ गया तो पितृदोष बना देगा, बृहस्पति बैठ गया तो ठीक नहीं है। बृहस्पति खुद सुख और ऐश्वर्य का और समृद्धि का कारक है। लेकिन बृहस्पति के यहाँ बैठने से जो है रोग ऋण शत्रु, अगर कष्ट भी है तो वो निकल जाएगा। रोग ऋण शत्रुओं से को वो क्षमा कर देगा, या मतलब निकल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आगे चलते हैं। सप्तम भाव जाया का है, पार्टनरशिप में बिजनेस करने का है, पत्नी का है। और हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप को दर्शाता है, उन संबंधों को दर्शाता है, मित्रों के संबंधों को। आपके मित्र कैसे हैं आप सप्तम से देखेंगे। आ जाइए अष्टम पर। अष्टम क्या है वो आपको भी बता चुके हैं कि ये मृत्यु का कारण बताता है कि जातक की मृत्यु कैसे होगी। ठीक है। हालांकि हम मृत्यु घर में होगी या बाहर होगी या तो वो हम 12वें को भी देखते हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव का पूरा एनालाइज होता है, किस प्रकार का रोग होगा, जातक बाहर जाएगा कि नहीं, और किस प्रकार के उसके शत्रु होंगे, क्योंकि जब कष्ट पड़ता है तो शत्रु पहले उभरते हैं। फिर मृत्यु का कारण, मृत्यु कैसे होगी, जल में डूबकर होगी, अग्नि से जलकर होगी, या उसे सामान्य, अगर यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, मानो किसी के दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा है, ठीक है, तो जातक की सहज मृत्यु होगी, क्योंकि दृष्टि जा रही है स्तंभ पर। सहज से मतलब है बहुत सरलता से, उसे कष्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी वो आसानी से छूट जाएगा, और उसके परिवारजन उसके साथ होंगे, वो अकेला नहीं होगा, तो उससे प्राण बहुत आसानी से निकलेंगे। ठीक है। तो हम बृहस्पति तो कहीं भी जहाँ देखे शुभता फैलाई देता है। ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं बृहस्पति की दृष्टि जा रही है या बृहस्पति बैठा है या कुछ, बृहस्पति की ये मानो, आप ऐसे समझ लीजिए मानो अष्टम का स्वामी बृहस्पति है, वो जाके पराक्रम भाव में बैठ गया या कहीं उच्च का होके बैठ गया। तो बृहस्पति अगर यहाँ का स्वामी भी है ना तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब जातक का मरण होगा तो उसको, उसका मतलब कहते हैं ना, उसके बाद के जो संस्कार होंगे वो बहुत अच्छे से हो पाएंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति की राशि हो, कहीं भी बैठे वो अपनी शुभता को देता ही है, क्योंकि बृहस्पति ओवरऑल एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसके पास सर्वाधिक शुभता है। बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है। ठीक है। बुध पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नवम जो भाव है धर्म का है, पिता का है, एंसिस्टर्स का है, इसलिए इसे धर्म भाव कहा गया है। व्यक्ति किस प्रकार के धर्म संचित लेकर के ही तो उसका जन्म हुआ है, तो वो किस प्रकार के धर्म कर रहा है, क्या उसके पास धर्म बल है, क्या उसका धर्म का पल्ला भारी है, वो हम यहाँ से देखेंगे। इसलिए कहते हैं अपने एंसिस्टर्स का आशीर्वाद लो, उनको, जो अपने पूर्वज हैं उनके प्रति निमित्त जो श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं होती हैं वो करते रहो। और जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त जो आपसे बनता है वो कर सकते हो तो करो। उससे क्या, हमारे धर्म का पल्ला भारी होता है, धर्म ही एकमात्र व्यक्ति की रक्षा करता है। ठीक है। और यहाँ पिता का भी भाव हो गया, पाराशरी में इसका वर्णन है। धर्म का भाव है, हमारे पूर्वजों का भाव है। ठीक है। तो ये हमारे धर्म बल के आधार पर ही तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ, और हम किस प्रकार का धर्म कर रहे हैं वो हमारे कर्म को दर्शाता है। वो दशम भाव है, हम कैसा कर्म करेंगे। ठीक है। तो दशम भाव हमारे कर्म का भाव है, हमारे पिता के कर्म का भी भाव है, और हमारे खुद के, अब वैसे तो संबंधों को देखो तो ये सास का भी भाव है।
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं। माता मतलब इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कर्म को देखा, जो जिसका कारकत्व है उसकी दशा अंतर अंतर दशा में उस फल को हमें प्राप्ति होती है। दशम भाव न केवल कर्म का है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी है, आपके पिता के कर्म का है, आपके पिता का है, आप किस प्रकार की नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, उसका भी है। आगे चलते हैं हम एकादश भाव पर। एकादश भाव क्या है? हमारे आय का है, होने वाले लाभ का है। आय मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, जॉब ना करके कुछ इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें दैनिक आय है, तो उस तरह के कार्य को हम यहाँ से देखेंगे। या हम केतु से भी देखते हैं। केतु खासकर इस तरह का प्लेनेट है कि जो इस तरह का कार्य करवाता है व्यक्ति से जिसमें दैनिक आय होती हो। और हम यहाँ आय भाव में जैसे दैनिक आय वाला कोई कार्य देख सकते हैं, या किसी भी चीज के प्राप्त होने वाले लाभ को देख सकते हैं। धनेश अगर लाभेश में हो, लाभेश अगर धनेश में हो तो बड़ा अच्छा कहा जाता है। ठीक है। चौथे का स्वामी पंचम में हो, बड़ा अच्छा कहा जाता है। तो कुछ ग्रह प्लैनेट्स अगर जैसे केंद्र के और त्रिकोण के प्लैनेट एक दूसरे से स्थान चेंज करें, मानो पंचम का नवम में चला जाए, नवम का पंचम में स्वामी चला जाए, तो भी बहुत शुभ कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो आय, उससे प्राप्त होने किसी भी चीज के प्राप्त होने वाले लाभ को हम 11वें घर से देखते हैं। 11वां घर एक ऐसा घर है जिसमें कोई भी प्लेनेट बैठ जाए शुभ माना जाता है। और 8वां घर एक ऐसा घर है जिसमें किसी कोई प्लेनेट ना ही बैठे तो अच्छा है। आ जाते हैं 12वें घर में। 12वां घर व्यक्ति का व्यय है। किसी भी प्रकार के होने वाले व्यय को दर्शाता है। मानो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है या बृहस्पति बैठ गया, तो क्या होगा? व्यक्ति धर्म के लिए व्यय करेगा, पर व्यय तो करेगा। बस बृहस्पति का काम यह है, शुभ कार्यों के लिए व्यय करेगा। ठीक है। राहु बैठ गया, राहु की दृष्टि जा रही है, तो व्यक्ति क्या करेगा? कुछ विदेश से लाभ कमाने की चेष्टा करेगा। शुभ स्थिति में है तो उसे शुभ लाभ प्राप्त होगा। बहुत बुरे प्लैनेट बैठ गए, बहुत अशुभता हो गई, तो वो जेल यात्रा भी कर सकता है। उसके जो है हम कह सकते हैं ना, छठे और 12वें से हम कोर्ट कचहरी, उसके जेल, इस तरह की चीजों को देखते हैं। विदेश यात्रा को देखते हैं। अस्पताल को भी का भी यही भाव है। बहुत सारी, एक भाव अपने आप में एक रहस्य है, यहाँ विस्तार में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन एक सूक्ष्म व्याख्या मैंने आपको करके दे दी है। कुछ इनके अलग नाम है, अब वो तो आप शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका भी प्रथम स्तर है। हम चलते हैं लगन की तरफ। लगन क्या है? लगन से पता चलता है आपके देह का, आपके स्वरूप का, आपके रंग का, आपकी सुख समृद्धि का। क्यों? क्योंकि लगन मजबूत है तो व्यक्ति भोगेगा, लगन कमजोर है तो वो सांसारिक सुख भोग नहीं कर पाएगा। उसके चरित्र के बारे में भी जान पाते हैं। मानो लगन पे राहु बैठ गया या राहु की दृष्टि आ गई, तो हम समझेंगे कि व्यक्ति पाप प्रभाव में आ गया। ठीक है। और अगर बुध भी पाप पीड़ित है कहीं साथ में, तो व्यक्ति ज्यादा पाप प्रभाव में आ गया। तो इस प्रकार से हम लगन को एनालाइज करते हैं कि आखिर पर्सनैलिटी कैसी है। झूठ बोलने वाले लोग हैं कि सच बोलता है व्यक्ति, आत्मा शुद्ध है कि कैसी है, इस प्रकार से है। आ जाओ प्रथम भाव पर। भाव की चर्चा आज हो ही गई आपकी विस्तार में। उसके बाद हम राशि को पढ़ेंगे और उनके स्वामियों को पढ़ेंगे। जरा 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए और हम पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी। चलिए ऋचा जी, कैमरे से अटेंडेंस ले लीजिए। सभी छात्र कैमरा ऑन कर लीजिए। जी, धन्यवाद। क्या आपको समझ में आ रहा है ऋचा जी? आप ले पा रहे हैं अटेंडेंस? जी मैम। जो छात्र जुड़े हैं जरा अटेंडेंस ले लें कैमरे से भी। मैं स्क्रीन शेयर हटा देती हूँ तो आप आसानी से ले पाएंगे। जी। सभी लोग कैमरा ऑन नहीं करते हैं, क्यों? क्या बात है भाई? कर लिया करो। जी। हो जाए तो बता दीजिएगा। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों बाद कक्षा में आप आए। देखिए, हम आपको बता देते हैं, हमारा पराशरी कोर्स लगभग शुरू हो चुका है, लेकिन हमने फिर भी एक अवसर आपको दिया, जिसको करना है कर लीजिए। क्योंकि फिर पता क्या होता है, मध्य मध्य में छात्र आते रहते हैं, कहते रहते हैं हमको सीखना है, हमको सीखना है। अब भाई पिछला दोबारा से कराना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको मैंने एक अवसर दिया, दोबारा जोड़ा, और फिर से हम फ्री क्लास ले रहे हैं। केवल 3 दिवसीय चलेगी, उसके पश्चात नहीं चलेगी। उसके पश्चात हमारी वो पराशरी जो ज्योतिष पाठशाला है वही चलेगी। जिसको उसमें भाग लेना हो तो वो व्यक्तिगत संपर्क करके सूचित करे। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम 12 भाव की विस्तृत थोड़ी और बृहद व्याख्या कर लेते हैं। जी।
अब यहाँ आपको दिख ही रहा है, शरीर है, रूप है, रंग है, आकृति है, ज्ञान को भी हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है। मानो किसी वृषभ लग्न की कुंडली है तो आप समझ लीजिए ज्यादा ज्ञानी तो है। और इतना ज्ञानी है कि उसे वो देव गुरु बृहस्पति को भी पीछे छोड़ सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, अगर चंद्रमा की दृष्टि चली गई। कारण क्या है कि शुक्र के पास गुरु से एक विद्या अतिरिक्त है। वही शुक्र, गुरु अपने आप में देव गुरु बृहस्पति है, लेकिन जो कहते हैं ना, शुक्र क्या है, एक ज्योतिष का ग्रह भी है। शुक्र परा विद्याओं की भी जानकारी रखता है। शुक्र तंत्र मंत्र सब जानता है। तंत्र मंत्र से मतलब वो अधम कोटि की विद्या नहीं, तंत्र भी 3 प्रकार का होता है। एक रजोगुणी, एक तमस गुणी और एक सत्वगुणी। तो वो डिपेंड करता है कि कैसी पर्सनैलिटी है आप और किस प्रकार की आप जो है तंत्रोक्त साधना कर सकते हैं। ठीक है, जो ये टोना टोटका सड़क पर करते हैं वो एक अधम कोटि के लोग करते हैं, जिनको जो दूसरे के बुरे के बारे में सोचते हैं। तंत्र साधना क्या है, एक मुक्ति का भी मार्ग है। वो उसके बारे में कभी अलग से विशेष कक्षा लेंगे तब उसको मैं आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ बता रहे थे कि व्यक्ति कैसा है। अगर शुक्र वृषभ लगन है तो समझ लो उसके पास ज्ञान की कमी नहीं। उसे कोई भी टास्क दे दो वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो तरह तरह की विद्याओं में पारंगत रहता है ऐसा व्यक्ति। तो उससे हम जान पाते हैं कि भाई उसका ज्ञान कैसा है, उसका बल कितना, लगन मजबूत है तो व्यक्ति मजबूत है। अब कौन सा ग्रह लगन मजबूत कैसे देखेंगे? अगर लग्नेश उसमें बैठा है, कोई अशुभ दृष्टि नहीं जा रही, कोई शुभ दृष्टि जा रही है तो भी मजबूत है। कोई उच्च का लग्नेश उच्च का होकर बैठा तो भी बहुत अच्छा है। जरा राम और कृष्ण की कुंडली उठा के देख लेना। वृषभ लगन की कुंडली है भगवान श्री कृष्ण की, और चंद्रमा उच्च का बैठा है, तो ऐसा जो जातक है अपने आप में बहुत ज्ञानी, पराविद्या को जानने वाला। और देखो गीता जैसा ज्ञान उपदेश अपनी आज जो है मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदायक एकादशी है। आज के दिन लगभग 5,500 साल पहले ना भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में एक स्थान है जहाँ पर गीता उपदेश दिया था। उसमें 18 अध्याय हैं और लगभग कई अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सुनाते हुए ही बिताए हैं कि तू कुरुक्षेत्र नहीं धर्म क्षेत्र है। यहाँ धर्म के लिए लड़ाई चल रही है। तू अपने कर्तव्य का पालन कर। हस्तिनापुर की रक्षा करना तेरा धर्म है और क्षत्रिय धर्म निभाना तेरा धर्म है। तो ऐसी एक सुंदर व्याख्या करना, ज्ञान की पराकाष्ठा, जो गीता जैसा महान ग्रंथ हमारी भारतीय संस्कृति में एक क्या कहेंगे कि हमारा एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गीता से बड़ा कुछ नहीं है। तो कहेंगे कि ऐसा ज्ञान दिया, यानी वृषभ लगन। आपने देखा वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे श्री कृष्ण। सभी तरह की विद्याओं में पारंगत होना ये शुक्र दर्शाता है। आगे चलते हैं तो इससे हमें पता लगा उसके विवेक का, उसके ज्ञान का, उसके शील का, उसके व्यवहार का, उसके गौरव का। उसे यश मिलेगा कि नहीं? भाई शुक्र वृषभ लगाना है तो यश चारों ओर फैलेगा। अब शुक्र की स्थिति ठीक है